राजा भान सिंह भावनगर राज्य के राजा थे। राजा हमेशा जंगल में जानवरों का शिकार करता था। एक दिन राजा भान सिंह शिकार के लिए जंगल में गए और रात को जंगल में एक छोटी सी झपकी लेने के बाद उन्होंने पाया कि उनके सभी 15 सैनिक मर चुके थे। आसपास खून से लथपथ शव और खौफनाक सन्नाटा। तभी राजा एक सुगंध से आकर्षित हुआ। उसका पीछा करके उसने देखा कि वह एक झोपड़ी से आ रही थी। उसने देखा कि एक महिला नकाब में खड़ी है। उसने बताया कि जो कोई उस नकाब को उतारने की कोशिश कर रहा था उसकी मौत हो गई। आखिर कौन थी वह लड़की और क्या राज छुपा था उसके नकाब के पीछे? जानने के लिए सुनिए थ्रिलर कहानी तिलिस्मी नकाब। भानगढ़ के राजा भान सिंह एक बार शिकार करने के लिए अपने सैनिकों के साथ बिहड़ जंगल को गए थे। भान सिंह अपने घोड़े के साथ करीब 15 सैनिकों की टोली उनके पीछे पीछे चल रही थी। करीब 3 घंटे तक उस बिहड़ जंगल में अब तक राजा भान सिंह को एक भी शिकार नहीं मिला था। 10 बजे से लेकर अब तक 1 बज चुके थे, लेकिन एक भी शिकार नहीं मिला था। राजा भान सिंह ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि वो कुछ देर यहाँ आराम करना चाहते हैं। राजा भान सिंह का आदेश सुनते ही सैनिकों ने एक छायेदार पेड़ के नीचे अगले 10 मिनट के अंदर ही राजा भान सिंह के आराम करने के लिए एक तंबू तैयार कर दिया। तंबू के अंदर राजा भान सिंह के खाने के लिए कुछ फल और जल की व्यवस्था सैनिकों ने पहले से ही करके रखी हुई थी। राजा भान सिंह ने कुछ फल खाने के बाद पानी पिया और कुछ देर के लिए उस तंबू में सो गए। अभी आधा घंटा भी नहीं हुआ था कि अचानक से राजा भान सिंह की नींद खुल गई। एक अजीब तरह की खुशबू उसे मदहोश कर रही थी। राजा भान सिंह अपने आप पे काबू नहीं कर पा रहा था। वो उस खुशबू की तरफ खींचता ही चला जा रहा था। राजा भान सिंह अपने तंबू से निकलकर बाहर आ गया। तंबू के बाहर जैसे ही राजा भान सिंह आया, बाहर का नजारा देखकर राजा भान सिंह को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। सारे सैनिक बेहोश हुए पड़े हुए थे। राजा ने तुरंत ही अपनी कमर से लटक रही मयान से अपनी तलवार निकाल ली। राजा भान सिंह ने अपने चारों तरफ अपनी एक हाथ आगे करके और दूसरे हाथ में तलवार लिए अपनी नजरों को चौकन्ना किए हुए देखने लगा। कहीं भी कोई नजर नहीं आ रहा था। सिर्फ एक खुशबू जो कि उस राजा को मदहोश कर रही थी। राजा भान सिंह अपने सैनिकों को वहीं छोड़कर तुरंत ही अपने घोड़े पर बैठ गया। जिस दिशा से वो खुशबू आ रही थी उसी दिशा में राजा भान सिंह अपने घोड़े पर सवार होकर आगे बढ़ गया। जैसे जैसे राजा भान सिंह का घोड़ा उस दिशा में आगे बढ़ रहा था, उस खुशबू की तीव्रता और भी ज्यादा होती जा रही थी। करीब 1.5 कोस की दूरी तय करने के बाद राजा भान सिंह का घोड़ा एक जगह जाकर रुक गया। सामने एक कुटिया दिख रही थी और वो खुशबू उसी कुटिया के अंदर से आ रही थी। राजा भान सिंह ने अपना घोड़ा उस कुटिया के बाहर एक पेड़ से बांध दिया। राजा भान सिंह की बेसब्री बढ़ती ही जा रही थी। उसने अपने कदम धीरे धीरे उस कुटिया की ओर बढ़ाए। उस कुटिया के अंदर जाने के लिए दरवाजा तो बना हुआ था, लेकिन कोई भी लकड़ी का दरवाजा नहीं था। राजा भान सिंह उस कुटिया के दरवाजे के पास जाकर खड़ा हो गया। उस कुटिया के अंदर एक औरत अपने खुले बालों को लहराए अपने बालों में कंघी कर रही थी। उस औरत के बदन पर मात्र एक साड़ी ही थी जिससे उसका बदन ढका हुआ था। एक गजब की सुंदरता उस औरत में दिख रही थी। हालांकि राजा भान सिंह अब तक उस औरत के बाल और बाहों की सुंदरता को ही देख कर ही उस औरत के चेहरे की सुंदरता का आंकलन कर चुका था। राजा भान सिंह ने कहा, कौन हो तुम
और इस बेहड़ जंगल में अकेले क्या कर रही हो? राजा भान सिंह की बात सुनकर भी वो औरत अपने खुले बालों में कंघी ही कर रही थी। उनकी बातों का उस पर कोई भी असर नहीं हो रहा था। राजा भान सिंह ने मयान से पुनः अपनी तलवार निकालकर धीरे धीरे उस औरत की ओर बढ़ने लगा। राजा भान सिंह की धड़कनें बढ़ चुकी थी। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वो औरत क्यों उनके सवालों का कोई भी जवाब नहीं दे रही थी। राजा भान सिंह ने जैसे ही अपने 2-4 कदम उस औरत की ओर बढ़ाया ही था कि वो औरत पीछे की तरफ मुड़ी। उस औरत ने अपने चेहरे पे एक नकाब लगाई हुई थी। नकाब देखते ही राजा भान सिंह ने उस औरत से कहा, अपने चेहरे से ये नकाब ऊपर उठाओ। राजा भान सिंह की बात सुनकर वो औरत जोर जोर से हंसने लगी। वो औरत कुछ देर हंसने के बाद चुप हो गई। तुम्हारे हंसने का कारण जान सकता हूं? और तुमने अपने चेहरे पे ये नकाब क्यों लगा रखा है? राजा भान सिंह उस औरत पे एक एक करके सवाल दागते जा रहा था, लेकिन उसे एक भी जवाब उस औरत से नहीं मिल पा रहा था। राजा भान सिंह के दिमाग में कौतूहल और भी बढ़ती जा रही थी। अचानक से वो औरत बोल उठी, जो भी इस नकाब के पीछे का चेहरा देखता है वो जिंदा नहीं रह पाता। आपके सारे सैनिकों ने भी मेरी बात को मजाक में ही लिया था और उन सभी ने जबरदस्ती मेरे नकाब को मेरे चेहरे से उतार कर मेरे चेहरे को देखने की कोशिश की थी। अब तक राजा भान सिंह को यही लग रहा था कि उनके सारे सैनिक बेहोश पड़े हुए हैं, लेकिन कहानी तो कुछ और ही थी। अब तक उस औरत के नकाब के पीछे की कहानी। राजा भान सिंह जान पाया था उस औरत के पीछे और उनके नकाब के पीछे गहरा रहस्य अब भी दफन था। राजा भान सिंह ने उस औरत से कहा, तुम चलो मेरे साथ मेरे महल भानगढ़ में। तुम उसी महल में रहना और मैं वहां अपने सलाहकार से मिलकर तुम्हारे इस नकाब के पीछे वाली रहस्य का कोई ना कोई समाधान निकालकर तुम्हें इससे बाहर जरूर लाऊंगा। राजा भान सिंह की बात सुनकर वो औरत उस राजा की बात मान गई। राजा भान सिंह उस कुटिया से निकलकर अपने घोड़े के पास आ गया। वो औरत भी उनके पीछे पीछे चल रही थी। राजा भान सिंह ने अपने घोड़े को पेड़ से खोलकर उसके ऊपर सवार हो गया और उस औरत को अपने पीछे उस घोड़े पर बिठाकर अपने महल भानगढ़ की तरफ चल पड़ा। भान सिंह के ऊपर उस नकाबी औरत का जादू सर चढ़कर बोल रहा था। भान सिंह उस औरत की खूबसूरती का अंदाजा लगा चुका था। भान सिंह उसे पाना चाह रहा था, लेकिन उस औरत के नकाब के पीछे की खूबसूरती देखने के साथ और जब तक भान सिंह उस औरत के नकाब के पीछे का रहस्य पता नहीं कर लेता, अब तक उनका मकसद पूरा नहीं होता। उस नकाबी औरत के शरीर से एक अलग ही खुशबू निकल रही थी जो राजा भान सिंह को मदहोश कर रही थी। राजा भान सिंह इस कदर उस औरत के आकर्षण में डूब गया था कि वो इस बात को भी जरूरी नहीं समझ पा रहा था कि आखिर उस औरत के पीछे की हकीकत क्या है। राजा भान सिंह का घोड़ा पूरी रफ्तार से अपने महल भानगढ़ की ओर दौड़ता जा रहा था। उस घोड़े पे भान सिंह और उनके पीछे वो नकाबी औरत अपने दिमाग में ना जाने कौन सी मकसद और हसरत पूरी करने के ख्याल में भानगढ़ महल जा रही थी। भानगढ़ महल चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से घिरा हुआ था। उनके अंदर जाने का केवल एक ही रास्ता था। 13 दिन पहले राजा भान सिंह की शादी रानी कनक प्रिया से हुई थी, जो कि कनक नरेश की बेटी थी। राजा भान सिंह का सलाहकार और विश्वसनीय सेनापति संबल सिंह और राजपुरोहित रिपू सिंह के बदौलत भानगढ़ का अस्तित्व बचा हुआ था। काफी सालों से भानगढ़ के ऊपर काला जादू और अदृश्य शक्तियों के द्वारा राजा भान सिंह के ऊपर
कई तरह के अदृश्य शक्तियों का प्रयोग राजा को मारने के लिए किया गया, लेकिन हर एक बार उन सभी की योजनाओं को विफल कर दिया गया। भानगढ़ के सेनापति और राजपुरोहित बखूबी अपनी भूमिका निभा रहे थे। रानी कनकप्रिया के कहने पे ही राजा भान सिंह शिकार पे निकला था। रानी कनकप्रिया ने राजा भान सिंह को एक कस्तूरी मृग का शिकार करके लाने को कहा था। राजा भान सिंह जब शिकार पे जा रहे थे तो उनके सेनापति भी उनके साथ शिकार पर चलने को तैयार हो गए थे, लेकिन राजा भान सिंह ने अपने सेनापति को शिकार पे जाने के लिए मना कर दिया था। उसे रानी कनकप्रिया की हिफाजत में उसे महल में ही रहने के लिए कहा। आज से 13 दिन पहले पूर्णिमा की रात राजा भान सिंह की शादी रानी कनकप्रिया से हुई थी। शादी के दूसरे ही दिन उस महल में कुछ ऐसी अप्रिय घटनाएं घटी थी जिनकी वजह से रानी कनकप्रिया इस अमावस की रात कुछ जादू टोट के करवाना चाह रही थी। रानी कनकप्रिया को उस भानगढ़ के राजपुरोहित ने कुछ उपाय बताए थे जिसे वो अगली अमावस को पूरा करना चाह रही थी। इसलिए रानी कनकप्रिया ने भानगढ़ के राजा भान सिंह को शिकार में कस्तूरी मृग लाने को कहा था। अगली रात अमावस की रात थी। रानी कनकप्रिया ने अंदर ही अंदर कल के अमावस रात को किए जाने वाले जादू टोटके की पूरी तैयारी कर चुकी थी। रानी कनकप्रिया के इस काम में भानगढ़ का राजपुरोहित भी उनका साथ दे रहा था। रानी कनकप्रिया काफी बेसब्री से राजा भान सिंह के आने का इंतजार कर रही थी, लेकिन इसके विपरीत राजा भान सिंह कस्तूरी मृग का शिकार के बगैर खाली हाथ अपने महल लौट रहा था और उसके साथ थी नकाब लगाए हुए वो रहस्यमय औरत भानगढ़ की। और राजा भान सिंह और वो औरत अपने घोड़े पर बैठे जा रहे थे। जब भान सिंह अपने महल से कुछ ही दूरी पर थे तो एक सैनिकों की टुकड़ी को राजा ने आदेश दिया और कहा, शाही मेहमान खाने को अच्छी तरह से सजाया जाए और तुरंत ही एक घोड़े गाड़ी जिनमें पालकी लगी हो उसकी व्यवस्था अभी की जाए। राजा भान सिंह का आदेश सुनते ही दो सैनिक घुड़सवार तुरंत ही भानगढ़ के महल की तरफ निकल पड़े। बाकी सारे सैनिक राजा के पीछे चलने लगे। थोड़ी देर में एक पालकी सहित घोड़ा गाड़ी राजा भान सिंह के पास पहुंच चुकी थी। वो घोड़ा गाड़ी आते ही राजा भान सिंह ने उस नकाब लगाए हुए रहस्यमय औरत को उस पालकी में बैठा दिया और उसके कोचवान को शाही मेहमान खाने ले जाने को कहा। ये खबर पूरे भानगढ़ में तेजी से फैल गई कि राजा भान सिंह जब आज शिकार से लौटकर आए तो वो किसी नकाब लगाई हुई औरत के साथ अपने महल में लौटे हैं। ये खबर जब वहां की रानी कनकप्रिया को पता चली तो उसने तुरंत ही अपने महल के राजपुरोहित को जल्द से जल्द मिलने का आदेश अपने दासी के साथ भिजवाया। उधर राजा भान सिंह भानगढ़ पहुंचकर अब तक उसी शाही मेहमान खाने में उसी औरत के साथ रुके हुए थे। उसने अपने सैनिकों को आदेश देकर कहा, जल्द से जल्द राजपुरोहित और सेनापति संबल सिंह को हमारे समक्ष पेश किया जाए। राजा भान सिंह की बात सुनते ही द्वारपाल सैनिक तुरंत ही वहां से निकलकर अपने कदम सेनापति और राजपुरोहित के पास जाने के लिए बढ़ा चुके थे। राजा भान सिंह ने उस नकाब लगाई हुई औरत से कहा, तुम्हें अपनी पूरी कहानी उन दोनों के सामने बतानी है ताकि हम सभी मिलकर तुम्हारी इस परेशानी को पूरी तरह से खत्म कर सकें। राजपुरोहित कनकप्रिया का आदेश मिलते ही वो रानी से मिलने के लिए निकल चुका था, लेकिन रास्ते में ही वो द्वारपाल सैनिक ने राजा भान सिंह के आदेश के बारे में उस राजपुरोहित को अवगत करवाया। उस द्वारपाल सैनिक की बात सुनकर राजपुरोहित ने उसे कहा, ठीक है, चलो मैं अभी आता हूं।
ये बोलकर राजपुरोहित ने अपने कदम तेजी से रानी कनकप्रिया के कक्ष की तरफ बढ़ा दिए। कनकप्रिया अपने चेहरे पे उदासी लिए हुए राजपुरोहित का इंतजार कर रही थी। राजपुरोहित को देखते ही रानी कनकप्रिया ने कहा, अब आप ही बताइए गुरुदेव, ये नकाब वाली औरत का क्या मामला है? रानी कनकप्रिया की बात सुनकर राजपुरोहित थोड़ी देर के लिए चुप हो गया। गुस्ताखी माफ हो रानी साहिबा, अभी कुछ भी कहना शायद जल्दबाजी होगी। चूंकि मैं अभी आपको ज्यादा समय नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि राजा भान सिंह ने बुलावा भेजा है। मुझे जल्द से जल्द शाही मेहमान खाने में जाना होगा। वहां की सारी स्थिति और परिस्थितियों को एक बार समझने के बाद ही मैं उन पर कुछ कह सकूंगा। आपकी अगर आज्ञा हो तो मैं राजा भान सिंह के समक्ष अपनी उपस्थिति देने के लिए निकलना चाहूंगा। कनकप्रिया की अनुमति मिलते ही वो राजपुरोहित अपने कदम तेजी से शाही मेहमान खाने की तरफ बढ़ाने लगा। राजपुरोहित जैसे ही रानी कनकप्रिया से अनुमति लेकर राजा भान सिंह के पास जाने के लिए रानी कनकप्रिया के कक्ष से बाहर की ओर अपने कदम रख ही रहा था कि उस राजपुरोहित को ऐसा एहसास हुआ कि कोई उन दोनों की बातें चुपके से सुन रहा था। राजपुरोहित इस घटना को नजरअंदाज करते हुए अपने कदम तेजी से मेहमान खाने की ओर बढ़ाने लगा। अभी आधा ही रास्ता राजपुरोहित ने तय किया था कि रास्ते में ही उसे सेनापति संबल सिंह दिख गया। संबल सिंह राजपुरोहित को देखते ही प्रणाम कर उनका अभिवादन किया। दोनों ने एक साथ मिलकर शाही मेहमान खाने की ओर अपने कदम बढ़ा दिए। दोनों को अंदर ही अंदर एक नई मुसीबत का आभास हो चुका था, लेकिन इस मामले में कोई भी पहले कुछ भी टिप्पणी नहीं करना चाह रहा था। थोड़ी देर के अंदर ही वे दोनों महाराज भान सिंह के समक्ष उपस्थित हो चुके थे। दोनों ने महाराज भान सिंह का अभिवादन किया। अभिवादन करने के बाद राजपुरोहित तुरंत ही महाराज के सामने बोल पड़े, महाराज आप बुरा न माने तो एक सवाल जो मेरे जहन में चल रहा है कहना चाहता हूं। राजा भान सिंह ने अपना सिर हिलाकर राजपुरोहित को बोलने की अनुमति दी। आप शिकार पे 15 सैनिकों के साथ गए थे और अकेले लौटे हैं, और जहां तक बात पता चल रही है कि आपके साथ एक नकाब पहने हुए एक औरत भी आपके साथ यहां आई है। पिछले कुछ सालों से इस भानगढ़ पे कुछ काली शक्तियों के बादल कुछ ज्यादा ही मंडरा रहे हैं। गुस्ताखी माफ हो, आपको अपनी स्थिति साफ करनी होगी कि आप ही महाराज भान सिंह हैं या नहीं। इतना सुनते ही महाराज की आंखें गुस्से से और बड़ी होने लगी, लेकिन राजा भान सिंह अपने गुस्से को अपने काबू में किया और विनम्रता से कहा, तो बताइए राजपुरोहित जी, राजा भान सिंह को प्रमाण देने के लिए क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले महाराज आप साबित करें कि आप ही महाराज भान सिंह हैं। महाराज भान सिंह ने तुरंत ही अपने वस्त्र उतारना शुरू कर दिया। राजा भान सिंह के दाहिनी पीठ पे एक काला मस्सा था। अपनी पीठ के काले मस्से दिखाते हुए राजा भान सिंह ने कहा, अब तो यकीन हुआ या नहीं? अपनी पीठ का काला मस्सा दिखाकर राजा भान सिंह अपने वस्त्र पहनने लगा। जैसे ही वस्त्र पहनकर महाराज भान सिंह राजपुरोहित को कुछ बोलता, उससे पहले ही राजपुरोहित बोल उठा, महाराज आपको मेरी आंखों में आंखें डालकर कम से कम 1 मिनट तक चुपचाप देखना पड़ेगा। राजपुरोहित की बात सुनकर राजा भान सिंह उनकी आंखों में आंखें डालकर चुपचाप टकटकी लगाकर देखने लगा। दोनों ने अपने पलक एक बार भी गिराए बिना ही एक दूसरे की आंखों में झांकते रहे। 1 मिनट के बाद राजपुरोहित ने अपना हाथ राजा भान सिंह के आगे जोड़ लिए। माफ करें राजन, आपके ऊपर शक किया।
इतना कहने के बाद उस राजपुरोहित ने अपना सर राजा भान सिंह के आगे झुका दिया। आपने तो अपना कर्तव्य पालन किया है। राजा भान सिंह ने राजपुरोहित से कहा। दोनों की जुगलबंदी सेनापति संबल सिंह चुपचाप देख रहा था। अचानक से राजा भान सिंह ने अपने सेनापति की ओर देखते हुए कहा, आपको भी कोई प्रमाण चाहिए क्या सेनापति? राजा भान सिंह की बात सुनते ही सेनापति संबल सिंह ने हाथ जोड़ते हुए कहा, राजन, जब आप राजपुरोहित को प्रमाण दे चुके हैं और उन्होंने आपके आगे अपना सर झुका लिया है तो फिर कोई औचित्य नहीं बनता है। राजा भान सिंह ने 2 बार जोर से ताली अपने हथेली से बजाई। वो आवाज सुनकर नकाब पहने वो औरत उन तीनों के समक्ष मौजूद हो गई। उस औरत ने उस सभा में तीनों के सामने हाथ जोड़कर अभिवादन किया। अब तुम अपनी सारी परेशानी बेहिचक हम तीनों के समक्ष रख सकती हो। राजा भान सिंह ने ये बात उससे कही। काले रंग की नकाब लगाए उस रहस्यमय औरत ने अपनी कहानी उन तीनों के सामने बतानी शुरू कर दी। मेरा नाम कनक प्रिया है। मैं कनक नरेश की इकलौती पुत्री हूं। इतना सुनते ही तीनों के होश उड़ने लगे। तीनों के पैरों तले जमीन गायब हो चुकी थी। ये आखिर कैसे संभव हो सकता है? आज से 13 दिन पहले ही राजा भान सिंह की शादी कनक नरेश की इकलौती पुत्री कनक प्रिया से हुई थी। तो फिर ये बात नकाब पहने वो औरत कैसे बोल रही थी? राजा भान सिंह ने तुरंत ही अपने मयान से तलवार निकालकर उस औरत के गर्दन के ऊपर रख दी। तुम्हें पता भी है कि तुम क्या बोल रही हो? अगर इस बात में कुछ सच्चाई नहीं हुई तो इस बात के लिए तुम्हारा सर तुम्हारे शरीर से अलग किया जा सकता है। मैं ही कनक प्रिया हूं। एक बार फिर उस औरत ने अपनी बात दोहराई। मेरी शादी भानगढ़ के राजा भान सिंह से होने वाली थी, लेकिन शादी के ठीक 7 दिन पहले काली शक्तियों का सम्राट जिंगफू ने अपने तिलस्मी से मुझे उस जंगल की कुटिया में कैद कर दिया था और ये रहस्यमय नकाब मेरे चेहरे के ऊपर लगा दिया। जिसने भी ये नकाब हटाकर देखने की कोशिश की वो मारा गया और जिंगफू की काली शक्ति और भी मजबूत होती गई। उसकी नजर भानगढ़ के महल के ऊपर थी। नकाब धारण किए हुए उस रहस्यमय औरत की एक एक बात वो तीनों कान खोलकर सुन रहे थे। उन तीनों को तो अब ये विश्वास ही नहीं हो पा रहा था कि कौन सही बोल रहा था और कौन गलत। वो नकाब पहने हुए औरत ने उन तीनों को पूरी तरह से उलझा कर रख दिया था। उन तीनों के चेहरे से हवाएं उड़ने लगी थी। राजा भान सिंह ने तुरंत ही उस औरत को उस सभा से अंदर जाने को कहा। राजा की बात सुनकर वो औरत तुरंत ही चली गई। उनके अंदर जाते ही तीनों वहां से निकलकर एक गुप्त कमरे की ओर बढ़ गए। गुप्त कमरे में पहुंचकर राजा भान सिंह ने राजपुरोहित से कहा, इसने तो पूरी तरह से हमें उलझा कर रख दिया है। क्या करें? रानी कनक प्रिया से इस बारे में बात किया जाए या नहीं? कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। अभी कुछ भी करना जल्दबाजी होगी महाराज। अभी दोनों को उसी हाल में छोड़ते हैं। कुछ दिनों तक उन दोनों से दूरी बनाकर रखें। मैं जितना जल्द से जल्द इस मामले का कोई ना कोई हल जरूर निकाल कर रहूंगा और सबके सामने दूध का दूध और पानी का पानी करके रहूंगा। इतना कहने के बाद वो राजपुरोहित उन दोनों से विदा लेकर उस गुप्त कमरे से बाहर निकल गया। रानी कनक प्रिया कनक नरेश की इकलौती पुत्री के 2 दावेदार, एक जो आज से ठीक 13 दिन पहले राजा भान सिंह से शादी करके आई थी और दूसरी वो शाही मेहमान खाने में नकाब लगाए हुए रहस्यमय औरत। एक तरफ जहां राजा भान सिंह अपने आप के होने का प्रमाण राजपुरोहित के सामने दे चुके थे, लेकिन अब वो तीनों पूरी तरह से
कनक प्रिया में उलझ चुके थे। दोनों कनक प्रिया में कोई एक मायावी तो जरूर थी, लेकिन वो कौन थी इसका पता लगाना बहुत जरूरी हो गया था। राजपुरोहित अब रानी कनक प्रिया के कक्ष की तरफ बढ़ने लगे। थोड़ी ही देर में राजपुरोहित रानी कनक प्रिया के कक्ष के पास आ चुका था। राजपुरोहित को देखते ही रानी कनक प्रिया ने उसे प्रणाम किया। रानी कनक प्रिया के दिमाग में उस नकाब वाली औरत के बारे में जानने की लालसा भरी हुई थी। उसने तुरंत ही कहा, कौन है वो नकाब वाली औरत? रानी कनक प्रिया की बात सुनकर राजपुरोहित थोड़ी देर चुप रहा और फिर उसने कहा, कनक प्रिया, कनक नरेश की इकलौती पुत्री कनक प्रिया। राजपुरोहित की बात सुनकर कनक प्रिया की आंखें फटी की फटी रह गई। रानी कनक प्रिया को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वो राजपुरोहित ऐसा क्यों बोल रहे थे। इतनी बड़ी मजाक तो वो कर नहीं सकते थे। कनक प्रिया तो मैं हूं। रानी कनक प्रिया ने तुरंत जवाब दिया, मुझे पता है रानी कि आप ही कनक प्रिया हो, लेकिन वो नकाब पहने वो रहस्यमयी औरत आखिर क्यों अपने आप को कनक प्रिया होने की दावेदारी कर रही है, ये बात मुझे भी समझ में नहीं आ रही है। उसके बाद राजपुरोहित ने रानी कनक प्रिया को उस नकाब वाली कनक प्रिया की बताई हुई सारी बात रानी कनक प्रिया को बता दी। अब उनकी पूरी बात सुनकर रानी कनक प्रिया को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। उनके भी होश उड़ने लगे थे। महारानी, बहुत जल्द से जल्द इस बात की सच्चाई के बारे में पता लगाना ही पड़ेगा। महारानी कनक प्रिया से अनुमति लेकर वो राजपुरोहित रानी कनक प्रिया के कक्ष से बाहर निकल गया। राजपुरोहित अपने कक्ष में पहुंचकर तुरंत ही अपने एक खास गुप्तचर को अपने कमरे में बुलाया। उस गुप्तचर को तुरंत जंगल में जाकर वहां की स्थिति के बारे में पता करके आने को कहा। राजपुरोहित की बात सुनकर वो गुप्तचर तुरंत ही भानगढ़ से निकलकर जंगल की ओर प्रस्थान कर गया। दिन के 2 बज चुके थे। सभी के दिमाग में रानी कनक प्रिया को लेकर बहुत बड़ा संशय बना हुआ था। रानी कनक प्रिया की पीछे की हकीकत क्या थी, वो किसी को मालूम नहीं थी। उस राजपुरोहित ने बिना किसी को बताए अंदर ही अंदर अपना एक खास आदमी को भी कनक राज्य में भी भेज दिया था, ताकि वो ये पता लगा सके कि वहां आखिर रानी कनक प्रिया की शादी के 7 दिन पहले ऐसी कौन सी घटना घटी थी। शाम के 6 बज चुके थे। राजपुरोहित के द्वारा भेजा गया वह गुप्तचर अब तक उस जंगल से वापस नहीं लौटा था। ज्यों-ज्यों समय गुजर रहा था, एक घबराहट राजपुरोहित के अंदर बढ़ती ही जा रही थी। करीब 1 घंटे के बाद वो गुप्तचर जंगल से सारी जानकारी जुटाकर उस राजपुरोहित के समक्ष खड़ा हुआ था। हाथ जोड़े वो गुप्तचर उस राजपुरोहित को बोलने लगा, गुरुदेव, महाराज भानसिंह के साथ कुल 15 सैनिक शिकार पे गए थे, लेकिन वहां 14 सैनिकों के ही शव थे। उनमें एक सैनिक अग्रसेन का शव उस जगह से गायब था। उस गुप्तचर की बात सुनकर अब ये समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर अग्रसेन गायब कैसे हो गया, जबकि राजा भानसिंह और वो नकाब वाली औरत 15 सैनिकों के बारे में बोल रही थी। इसका मतलब था कि जरूर कहीं कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर थी। अब धीरे धीरे रात होने लगी थी। ये रात अमावस की ठीक 1 दिन पहले वाली रात थी। रात्रि भोजन करने के बाद लगभग सभी अपने अपने कमरे में सो चुके थे। राजपुरोहित भी अपने कक्ष में सो चुके थे। अचानक से उनकी नींद खुल गई। उन्हें ऐसा आभास होता प्रतीत हो रहा था कि शायद उनके अलावा भी कोई और भी है जो उनके कक्ष में अभी मौजूद है। राजपुरोहित जानबूझकर अपनी आंखों को बंद किए हुए अपने बिस्तर पर ही पड़े हुए रहे। उसने धीरे धीरे अपने आंखों को इतना ही खोला जैसे सामने वाले को यह प्रतीत हो कि वो गहरी नींद में सोया हुआ है। कोई तो शख्स जरूर था उनके कमरे में। उसने अपने चेहरे पर अपनी पगड़ी का बचा हुआ कपड़ा मुंह पर
ढककर अपने मुंह को छिपा कर रखा हुआ था। वो धीरे धीरे राजपुरोहित की ओर बढ़ता जा रहा था। उसके दाहिने हाथ में कुछ तो जरूर था जो स्पष्ट नहीं दिख रहा था। राजपुरोहित ने अपनी आंखों को थोड़ी और खोलकर उस शख्स के दाहिने हाथ में पकड़ी हुई चीज को देखने लगा। जैसे जैसे वो शख्स राजपुरोहित के पास आता जा रहा था, उनकी धड़कनें और तेज होती जा रही थी। उस शख्स ने दाहिने हाथ में 1 फीट का चाकू पकड़ा हुआ था। चाकू देखकर वो राजपुरोहित अपने बिस्तर से उठ खड़ा हुआ। राजपुरोहित के उठते ही वो शख्स तुरंत ही पर्दे की ओट में जाकर छिप गया। राजपुरोहित शायद उस शख्स को पहचान चुका था। उसने कहा, बाहर निकलो अग्रसेन। राजपुरोहित की बात सुनकर थोड़ी ही देर में अग्रसेन उस पर्दे की ओर से बाहर निकलकर राजपुरोहित के सामने खड़ा हो गया। राजपुरोहित पूरी तरह से अचंभित था। अग्रसेन को इस हालत में यहां देखकर उसे समझ में नहीं आ रहा था। अग्रसेन, तुम तो राजा भानसिंह के साथ शिकार पे गए थे ना? तो फिर यहां इस तरह चोरी छिपे क्या कर रहे हो? राजपुरोहित की बात सुनकर अग्रसेन फपक फपक कर रोने लगा। बहुत गहरी साजिश रची गई है गुरुदेव। राजा भानसिंह, जिसे आप राजा भानसिंह समझ रहे हैं, वो राजा भानसिंह नहीं है। उसके बाद अग्रसेन ने जो बात बताई वो सुनकर तो अब उस राजपुरोहित के भी होश उड़ रहे थे। उसकी बात सुनकर तो अब उनके लिए और भी मुश्किलें बढ़ती जा रही थी। एक पहली कनकप्रिया की खत्म नहीं हुई थी कि अब दूसरी राजा भानसिंह की खड़ी हो चुकी थी। सब अपनी अपनी कहानी सुना रहे थे। कौन सही बोल रहा था, कौन गलत, समझ में ही नहीं आ रहा था।